डियर स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ की क्लास में आज हम प्रवर्तकों के कार्य एवं कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये होता है कि प्रवर्तकों के कार्यों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर्स। इस क्वेश्चन में 10 नंबर के आंसर में आपको प्रमोटर्स के फंक्शंस लिखने होते हैं और 10 नंबर के आंसर में प्रवर्तकों के कर्तव्यों का वर्णन करना होता है। यानी कि 10 नंबर के कार्य और 10 नंबर के कर्तव्य। तो इस टॉपिक में आज सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रवर्तक का मीनिंग क्या होता है, उसके पश्चात प्रवर्तक की परिभाषा क्या है और उसके पश्चात इसके कार्य एवं कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रवर्तक का मीनिंग क्या है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी की दृष्टि से प्रवर्तक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके मस्तिष्क में कंपनी के निर्माण का विचार आता है, कंपनी की स्थापना का विचार आता है और अपने विचार को मूर्त रूप देने के लिए, अपने विचार को साकार बनाने के लिए वह सबसे पहले कंपनी के निर्माण की योजना बनाता है। योजना बनाने के पश्चात वह विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन करते हुए कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में, आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में अस्तित्व में लाता है, अर्थात अपने विचार को, अपने आइडिया को साकार रूप दे देता है। यह है प्रवर्तक का अर्थ। ये लिखने के बाद में हम पढ़ते हैं कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में प्रवर्तक की क्या परिभाषा दी गई है। तो इस अधिनियम की धारा 2 क्लोज 69 में जो परिभाषा दी गई है वो ये है कि प्रवर्तक से आशय उस व्यक्ति से है जो निम्नलिखित में से किसी भी एक शर्त को पूरा करता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 269 में प्रवर्तक की जो परिभाषा दी गई है उसमें यह कहा गया है कि प्रवर्तक एक ऐसे व्यक्ति को कहेंगे जो धारा में 4 शर्तें बताई गई है, 4 टर्म्स एंड कंडीशंस का उल्लेख किया गया है और स्पष्ट किया गया है कि इन 4 कंडीशंस में से, इन 4 शर्तों में से यदि कोई व्यक्ति किसी भी शर्त को पूरा कर देता है तो वह प्रवर्तक कहलाता है। तो सबसे पहली शर्त है कि जिस व्यक्ति का नाम प्रविवरण में, कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में एज ए प्रमोटर यानी कि प्रवर्तक के रूप में लिखा गया है। दूसरी शर्त क्या है? जिसकी पहचान, जिसका आइडेंटिफिकेशन कंपनी के एनुअल रिटर्न में प्रवर्तक के रूप में किया गया है, अर्थात उसकी पहचान प्रवर्तक के रूप में कराई गई है। किसके द्वारा? एनुअल रिटर्न के द्वारा। तीसरी शर्त है कि जो कंपनी के अंशधारी यानी शेयर होल्डर, संचालक यानी कि डायरेक्टर या अन्य किसी भी स्थिति में, आइदर इन द पोजीशन ऑफ शेयर होल्डर और डायरेक्टर और इन अदर पोजीशन, किसी भी स्थिति में, किसी भी हैसियत से वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के कार्यकलापों पर नियंत्रण करता है। तीसरी शर्त। चौथी शर्त क्या है कि जिस व्यक्ति की सलाह पर, जिसके निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कार्य करने का आदी है, अर्थात अभ्यस्त है।
तो ये जो 4 शर्तें बताई गई है, इनमें से किसी भी शर्त को पूरा करने वाला व्यक्ति कंपनी का प्रवर्तक कहलाता है। लेकिन आपको इस परिभाषा को लिखने के पश्चात इसमें एक नोट डाल के यह स्पष्ट करना होगा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी अर्थात अपनी पेशेवर हैसियत से किसी कंपनी में सलाह देता है, निर्देश या अनुदेश देता है, तो उसे प्रवर्तक कभी भी नहीं माना जाएगा, उसको प्रवर्तक नहीं कहा जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर जितने भी एडवोकेट्स होते हैं, बैरिस्टर्स होते हैं, वकील होते हैं, जो लीगल एडवाइस देते हैं, अकाउंटेंट्स यानी लेखाकार होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं एवं इवेलुएटर्स यानी मूल्यांकन होते हैं, ये सभी प्रोफेशनल्स होते हैं, इनको प्रवर्तक का नाम नहीं दे सकते हैं। तो इस परिभाषा को पढ़ने के बाद में हम निष्कर्ष रूप में प्रवर्तक को परिभाषित करेंगे। प्रवर्तक के उपरोक्त जो हमने अर्थ बताया है एवं अधिनियम की धारा 2 क्लोज 69 में जो परिभाषा का उल्लेख किया है, यदि इन दोनों का अध्ययन एवं व्यापक विश्लेषण करें तो हम निष्कर्ष रूप में कंक्लूजन में हमारे अपने शब्दों में प्रवर्तक को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रवर्तक का मतलब, प्रवर्तक का अर्थ एक ऐसे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट, एक ऐसे औद्योगिक विशेषज्ञ या व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो एक एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता के रूप में कंपनी की स्थापना का विचार करने से लेकर कंपनी को शुरू यानी कि कंपनी के व्यवसाय को प्रारंभ करने की अवस्था तक लाने से संबंधित समस्त कार्य, जैसे कंपनी के निर्माण का विचार करना, योजना बनाना, महत्वपूर्ण प्रलेख तैयार करना, प्रारंभिक अनुबंध करना, आवश्यक पूंजी जुटाना आदि समस्त कार्यों का निष्पादन करता है। ये निष्कर्ष लिखने के पश्चात हम वापस एक नोट लिखेंगे। उस नोट के दो पार्ट्स, दो भाग बनाएंगे। पहले भाग में हम ये मेंशन करेंगे कि यह आवश्यक नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि प्रवर्तक एक इंडिविजुअल ही हो, प्रवर्तक का कार्य एक व्यक्ति ही करे, प्रवर्तक एक व्यक्ति ही होना जरूरी नहीं है, जबकि एक फैमिली यानी एक परिवार, व्यक्तियों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, या एक फर्म या एक कंपनी या कोई भी संस्था प्रवर्तक के रूप में कार्य कर सकती है। और नोट का दूसरा पार्ट ये होगा कि वर्तमान समय में एट प्रेजेंट हमें देखने को मिलता है, जनरली हम देखते हैं कि अधिकांश प्रवर्तन का कार्य या तो फर्म्स करती है या इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशंस करते हैं। अन्य शब्दों में वर्तमान समय में सामान्यतया, जनरली, प्राय फर्म्स तथा समामेलित संस्थाएं ही प्रवर्तक का कार्य कर रही है। तो इस टॉपिक के पहले पार्ट में सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्रवर्तक का अर्थ क्या होता है। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि प्रवर्तक की परिभाषा क्या है, अधिनियम में इसको कैसे परिभाषित किया गया है। और तीसरा पार्ट हमने कंक्लूजन का कि निष्कर्ष रूप में प्रवर्तक को हम हमारी ऑन लैंग्वेज में, हमारी अपनी भाषा में कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के आंसर के पहले पार्ट में ये वाला पार्ट लिखेंगे। दूसरे पार्ट में आप प्रवर्तकों के कार्यों का वर्णन करेंगे। प्रवर्तकों के कार्य, फंक्शंस ऑफ प्रमोटर्स। एक प्रमोटर को जो भी कार्य करने होते हैं, उन कार्यों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत है। क्यों? क्योंकि प्रवर्तकों को कंपनी की स्थापना का विचार उत्पन्न
होने से लेकर व्यवसाय प्रारंभ करने तक अनेकों कार्यों का निष्पादन करना होता है। सामान्यतः एक प्रवर्तक द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों को हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, और अब हम लेंगे सबसे पहला प्रमुख कार्य। सबसे पहला कार्य है प्रवर्तक का कंपनी के निर्माण की कल्पना करना तथा संभावनाओं का पता लगाना। प्रवर्तक का कार्य कंपनी के निर्माण के विचार एवं कल्पना के साथ ही प्रारंभ हो जाता है और कंपनी के व्यवसाय प्रारंभ होने तक चलता रहता है। इसके अंतर्गत प्रवर्तक अनेक कार्य करता है, जैसे व्यवसाय की संभावनाओं का पता लगाता है, कंपनी का निर्माण किस प्रकार होगा यह निश्चित करता है, प्रस्तावित कंपनी के व्यापार, उद्देश्य, प्रकृति, क्षेत्र एवं उसकी सीमा निर्धारित करता है और विशेषज्ञों, विद्वानों एवं तकनीकी व्यक्तियों से परामर्श हेतु संबंध स्थापित करता है। सेकंड कार्य हम लेते हैं विस्तृत जांच एवं अनुसंधान करना। प्रवर्तक जब कंपनी के निर्माण का प्रारंभिक अध्ययन कर लेता है तो वह किसी निश्चित व्यवसाय की, किसी निश्चित व्यापार की सबसे पहले प्लानिंग करता है, योजना बनाता है। तत्पश्चात उस योजना का, उस प्लान का इवैल्यूएशन करता है, मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन करके भावी लाभों की संभावनाओं की जानकारी करता है। सरकारी नीति का भी डेप्थ में जाकर अध्ययन करता है, गहराई से अध्ययन करता है। कंपनी के उत्पादन में काम आने वाले विभिन्न सोर्सेस, विभिन्न संसाधनों जैसे रॉ मटेरियल, मशीनरी, मेन पावर आदि का अनुमान लगाता है। कंपनी के उत्पादन यानी प्रोडक्शन, मांग एवं पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, व्यवसाय में कंपटीशन कितना है, प्रतिस्पर्धी संस्थाओं की संख्या क्या है आदि के बारे में भी विस्तृत जांच एवं शोध करता है। और इन सब के लिए वह यदि आवश्यक समझे तो विशेषज्ञों यानी एक्सपर्ट्स की सर्विसेज भी लेता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य प्रवर्तकों का है आवश्यक संसाधन जुटाना। जब यह सुनिश्चित हो जाता है कि कंपनी के विचार यानी कंपनी के कल्पना को सुदृढ़ आधारों, तथ्यों पर साकार रूप दिया जा सकता है, तो प्रवर्तक आवश्यक संसाधन जुटाने हेतु कार्य करता है। कौन कौन से कार्य करता है? सबसे पहले एक समुचित आकार एवं सुविधा युक्त कार्यालय की स्थापना करता है। सबसे पहले यानी ऑफिस एस्टेब्लिश करता है जो साइज में एप्रोप्रिएट हो और उसमें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो। ऑफिस स्थापित करने के पश्चात, कार्यालय की स्थापना करने के पश्चात प्रवर्तक कार्यालय कार्यों के निष्पादन हेतु मैनेजर्स यानी प्रबंधकों को, कंपनी सेक्रेटरी यानी सचिव को, क्लेरिकल स्टाफ को यानी लिपिकों आदि विभिन्न प्रकार के एम्प्लॉइज एवं ऑफिसर्स की नियुक्ति करता है। इसके साथ ही साथ कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने हेतु जो भी आवश्यक सब्सक्राइबर्स चाहिए, अभिदाता चाहिए, उनकी खोज करता है, उनकी तलाश करता है और कंपनी के प्रथम संचालकों की खोज करता है एवं कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार के अनुसार समुचित भूमि एवं भवन आदि की खोज एवं व्यवस्था भी करता है। नेक्स्ट कार्य आता है प्रवर्तकों का प्रारंभिक अनुबंध करना। प्रवर्तक को कुछ प्रारंभिक अनुबंध भी करने पड़ते हैं, जैसे यदि कंपनी का निर्माण पूर्णतः एब्सोल्युटली
नए व्यापार, नए बिजनेस या नया उद्योग को प्रारंभ करके किया जाता है, तो संबंधित पक्षकारों से भूमि, भवन तथा अन्य संसाधन आदि के लिए प्रारंभिक अनुबंध करता है। यानी कि कंपनी का निर्माण पूर्णतः नए बिजनेस के साथ करना है, तो प्रवर्तक सबसे पहले क्या करता है कि संबंधित पार्टी से जो लैंड चाहिए यानी भूमि, भवन तथा अन्य रिसोर्सेज आदि सब के लिए प्रारंभिक अनुबंध करता है। और यदि कंपनी का निर्माण किसी विद्यमान व्यवसाय एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करके किया जाना है, तो विशेषज्ञों से एडवाइस लेने के पश्चात विक्रेता के साथ अनुबंध करना। तत्पश्चात प्रवर्तक प्रारंभिक व्ययों का भुगतान भी करता है। नेक्स्ट कार्य हम लेते हैं प्रवर्तक का वित्तीय नियोजन। प्रस्तावित कंपनी की वित्तीय योजना का निर्माण करना भी प्रवर्तक का ही एक प्रमुख कार्य है। और इस कार्य के अंतर्गत प्रवर्तक तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं, जो इमीडिएटली आवश्यकताएं हैं, जैसे प्रारंभिक दैनिक खर्चे एवं प्रारंभिक अनुबंधों के व्ययों आदि का नियोजन करता है। उसके पश्चात वह कंपनी की पूंजी की आवश्यकता, पूंजी की संरचना, पूंजी प्राप्ति के सोर्सेज एवं पूंजी प्राप्ति का समय आदि का नियोजन भी करता है। और उपरोक्त दोनों के साथ ही साथ प्रवर्तक इसी क्रम में कंपनी के बैंकर्स, अंडरराइटर्स यानी अभिकोपकों, पूंजी निर्गमन प्रबंधकों, दलालों आदि के साथ अनुबंध करने की योजना भी फॉर्मुलेट करता है यानी कि बनाता है। नेक्स्ट कार्य हम लेते हैं वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना। सामान्यतः एक प्रवर्तक को कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना होता है, जैसे कंपनी रजिस्ट्रार से संपर्क स्थापित करके कंपनी का नाम सुनिश्चित करना, कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान यानी कि उस राज्य स्टेट का निर्धारण करना, कंपनी के उद्देश्यों एवं पूंजी का निर्धारण करना, सरकार से औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना, पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अंतर नियम तैयार करवा करके उनको छपवाना, कंपनी के प्रथम संचालकों में इंटरेस्टेड व्यक्तियों से संचालक बनने तथा आवश्यक अंश क्रय करने की लिखित सहमति प्राप्त करना, वकीलों, लेखाकारों, मूल्यांकों, इंजीनियरों आदि की नियुक्ति करना, ये सभी वैधानिक औपचारिकताओं से संबंधित कार्य प्रवर्तक को ही निष्पादित करने होते हैं। नेक्स्ट कार्य हम लेते हैं कंपनी के समामेलन की कार्यवाही करना। प्रवर्तक कंपनी के समामेलन हेतु, कंपनी के पंजीयन हेतु, कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए संबंधित रजिस्ट्रार को निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है और इस आवेदन पत्र के साथ में सभी आवश्यक प्रपत्र एवं प्रलेखों को संलग्न करता है और समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। नेक्स्ट कार्य आता है पूंजी अभिदान संबंधी कार्य। कंपनी के समामेलन के पश्चात प्रवर्तक पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले अभिदाताओं से उनके द्वारा लिए गए अंशों की राशि प्राप्त करता है, जिन अंशों को लेने की उन्होंने लिखित सहमति दी थी। इसके पश्चात में वह आवश्यकता अनुसार और भी कार्य करता है, जैसे प्रारंभिक पूंजी एवं पूंजी अभिदान की योजना बनाता है, अंश पूंजी के निर्गमन की राशि का निर्धारण करता है, प्रविवरण यदि कोई हो तो तैयार करवाता है, उसके मुद्रण यानी उसके छपवाने की, प्रकाशन की तथा विज्ञापन का प्रबंध भी करता है। कंपनी के कार्यों को भली प्रकार
निष्पादित करने के लिए बैंकों, अंकेक्षकों यानी ऑडिटर्स, दलालों एवं अभिकोपकों की नियुक्ति एवं उनका पारिश्रमिक भी निर्धारित करता है। न्यूनतम अभिदान की राशि का निर्धारण भी करता है एवं संभावित राशि की प्राप्ति का अनुमान लगाता है एवं अंशों का आवंटन कार्य भी करवाता है। अंशों ऋण पत्रों के लिस्टेड यानी सूचीयन हेतु मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को आवेदन करता है तथा उस स्टॉक एक्सचेंज से स्वीकृति प्राप्त करता है। अंशों एवं ऋण पत्रों का निर्गमन करता है और अंश प्रमाण पत्र जारी भी करवाता है। ये समस्त कार्य एक प्रवर्तक पूंजी अभिदान संबंधी कार्यों के अंतर्गत निष्पादित करता है। उसके पश्चात नेक्स्ट कार्य आता है पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन। एक प्रवर्तक को कंपनी के समामेलन के कंपनी के पंजीयन के 30 दिनों के भीतर विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन प्रस्तुत करना होता है। और प्रवर्तक के कार्यों में अंतिम कार्य हम ले रहे हैं, 10वां कार्य हम ले रहे हैं, सभी संचालकों के पद त्याग करने पर, सभी संचालकों के रेजिग्नेशन दे देने पर संचालकों की नियुक्ति करना। यदि किसी कंपनी में सभी संचालक ऑल द डायरेक्टर्स एक साथ अपना पद त्याग देते हैं, अपने पद से रेजिग्नेशन दे देते हैं अथवा उन सभी का किसी भी कारण से पद रिक्त हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी के लिए आवश्यक संचालकों की नियुक्ति प्रवर्तक को ही करनी पड़ती है। और प्रवर्तक द्वारा की गई ऐसी नियुक्ति संचालकों की जब तक मान्य होती है, ये संचालकों का कार्यकाल तब तक होता है जब तक कि इस कंपनी की सामान्य सभा में संचालकों की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है, जब तक कि कंपनी की साधारण सभा द्वारा संचालकों की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है। तो प्रवर्तकों के कार्य इस कार्य के साथ ही समाप्त होते हैं। इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का लास्ट पार्ट अर्थात प्रवर्तक के कर्तव्य हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।